हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हमारा अकाउंट्स का फर्स्ट लेक्चर शुरू होने वाला है। जो बच्चे अभी 10th से न्यू 11th में आए हैं, नई नई कॉमर्स की स्ट्रीम चूज़ की है, तो उनके लिए मैं अकाउंट्स का पहला लेक्चर और पहली वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं अकाउंट्स की आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको अकाउंट्स के मेन कंसेप्ट्स बताऊँगा। मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा थ्योरेटिकली या फिर ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो आप सोचोगे हमने गलत लाइन चूज़ कर ली है, आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे। मैं डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊँगा, कोई ज़्यादा थ्योरेटिकली नहीं खींचूँगा, ठीक है। जो मेन पर्पज़ है, जिन टर्म्स का अभी शुरुआती तौर पर यूज़ होना है, सिर्फ मैं आपको वही बेसिक कंसेप्ट अभी बताऊँगा। मेरी सेकंड वीडियो आएगी, उस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर थ्योरेटिकली बताऊंगा, जिसमें आपको बोर नहीं होएगा बिल्कुल भी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंट्स का फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट का नाम है अकाउंट्स, एक्चुअल में ये अकाउंट्स का या फिर अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटेंसी का जो मीनिंग है हमारा, इसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं और समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग बेसिकली इन तीन टर्म को जोड़कर जो ये अकाउंट्स बना है, इसका क्या मतलब होता है। तो देखो, सबसे पहली बात, हम कॉमर्स की लाइन में आए हैं। कॉमर्स का मतलब लोगों को सिर्फ कॉमर्स में एक ही चीज़ पता है, पैसा। पैसा आना चाहिए और पैसा जाना चाहिए। हर बंदा इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि पैसा आएगा कहाँ से। तो जाहिर सी बात है, अगर कंपनी अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहती है तो अकाउंट्स में ज़्यादातर क्या आता है, कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है। तो इसलिए जो हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, टर्म्स विच इज़ रिलेटेड टू मनी और कैश। ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स में रिलेट करते हैं या अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। माय मिस्टेक, रिलेट नहीं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको तीन चीज़ें कही, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। सबसे पहले हमारे पास ना अकाउंट्स में बहुत अलग अलग चैप्टर होते हैं। मैं फर्स्ट स्टेप की बात करता हूँ। हम मेंटेन करते हैं, बुक कीपिंग वगैरह बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं। तो इस सब में हम क्या करते हैं, जो हमारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, किसी चीज़ की परचेज़ हुई, सेल हुई, किसी को कैश दिया, किसी से कैश लिया, उन सारी एंट्रीज़ को सबसे पहले आप क्या करते हो अकाउंट में, जाहिर सी बात है रिकॉर्ड करते हो आप। रिकॉर्ड करने के बाद हम उन सारी एंट्रीज़ को क्या करते हैं, चेक करते हैं। उनमें क्या निकालते हैं, एरर्स निकालते हैं। क्लासिफाइंग, अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बहुत सारी चीज़ें अकाउंट्स में ऐसी है जो अभी आप आगे पढ़ोगे। तो इंडिविजुअली अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं कि जितनी भी टर्म्स हमने रिकॉर्ड की हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड की हैं, उनको क्लासीफाई करके हम क्या निकालते हैं, अगर उसमें कोई छोटा मोटा एरर आया है तो उसको निकालते हैं। उसके बाद उसकी एक समरी प्रिपेयर की जाती है, समराइज़ किया जाता है उनको, जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर अपने कस्टमर्स को, या हमने कहीं भी फीडबैक पर्पज़ के लिए गूगल पर या कहीं भी हमने अपलोड करना होता है, वेब पर, नेट पर, ठीक है। अपने अकाउंट्स जो हमने मेंटेन किए हैं, बैलेंस शीट वगैरह हमने डिस्क्लोज़ करनी होती है, अपने अकाउंट्स दिखाने होते हैं, उसके लिए एक छोटी सी समरी प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। तो अभी आपको क्या समझ में आया, अकाउंट्स वर्ड का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। कौन सी ट्रांजैक्शन, जो सिर्फ कैश से रिलेटेड होंगी, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे और उनको समराइज कर देंगे। ये हमारी अकाउंट्स की क्या बन जाती है, एक डेफिनेशन बन जाती है।
ठीक है, ये तो मीनिंग ऑफ अकाउंट्स हो गया। अब इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें से मैं आपको बहुत कम करवाऊंगा और बहुत अच्छा करवाऊंगा। लिमिटेड रहेगा बट क्वालिटी अच्छी रहेगी। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में चलते हैं। अगर कोई भी अकाउंट्स का बच्चा है, सबसे पहले उससे पूछा जाता है एसेट क्या होती है, कैपिटल क्या होती है एंड लाइबिलिटी क्या होती है। देखो, सबसे पहले तो आपने कॉमर्स चूज़ की है, कॉमर्स चूज़ कर रहे हो तो आगे जब तक भी ज़िंदगी है तुम्हारी, ज़िंदगी के साथ कॉमर्स ही रहने वाली है, और कोई स्ट्रीम तो आप चूज़ करोगे नहीं अब। तो ये 3 टर्म ऐसी हैं जिसका यूज़ आपकी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा होने वाला है कॉमर्स के पर्पज़ से। तो एसेट क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है। हम बढ़ते हैं आगे। देखो, मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, कंपनी स्टार्ट की। एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए मेरे को एक बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जब मेरे को एक बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उस बिल्डिंग को क्या करूँगा, परचेज़ करूँगा। मान के चलते हैं मैंने 1 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज़ कर ली। अब उसके अंदर मेरे को फर्नीचर भी चाहिएगा। 50,000 का मैंने फर्नीचर परचेज़ कर लिया। 1 लाख की मैंने क्या परचेज़ कर ली, बिल्डिंग। 50,000 का क्या परचेज़ कर लिया, फर्नीचर। फर्नीचर परचेज़ करने के बाद मैंने मान के चलना 40,000 के अप्रोक्सीमेट रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया। रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया। अब उसके बाद मैंने एक प्लांट ख़रीदा। प्लांट का मतलब एक मशीन ख़रीदी, जो मशीन मेरे को प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगी। मशीन की कॉस्टिंग मेरे को क्या पड़ गई, 2 लाख की। ठीक है, अभी ना मैं इसमें से रॉ मटेरियल को ज़रा निकाल रहा हूँ, बताऊँगा मैं अभी क्यों निकाला है मैंने। अब इन सब का टोटल कर लिया जाए तो मेरा अप्रोक्सीमेट खर्चा कितना बैठ गया, 3.5 लाख का। ये जो 3.5 लाख रुपया लगाया है मैंने, ये किस में लगाया है, मैंने अपने बिजनेस में शुरुआत करने में लगाया है। तो जो बिजनेस शुरू करने में पैसा लगा रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग में लग रहा है, चाहे वो मशीन में लग रहा है, किसी भी चीज़ में लग रहा है, पर वो बिजनेस से रिलेटेड है और बिजनेस स्टार्ट करने में लगाया जा रहा है, तो उस खर्चे को मैं क्या बोलूँगा, कैपिटल बोलूँगा। अब देखो, मैंने इसमें से रॉ मटेरियल निकाल दिया। रॉ मटेरियल वैसे आ जाएगा कैपिटल में, कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर मैं इंक्लूड करता हूँ, है तो मेरे बिजनेस का ही खर्चा। रॉ मटेरियल आएगा तभी तो मेरा सामान बनेगा, और जब सामान बनेगा तभी बिकेगा। तो पहले तो मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है ना, रॉ मटेरियल को भी मैं कैपिटल में इंक्लूड कर सकता हूँ। चलो, अब सेकंड टर्म हमारे पास आती है एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स का सिंपल सा मीनिंग है, जो आने वाले टाइम में चीज़ें हमें हमारे बिजनेस के लिए पैसा कमा के देंगी, वो एसेट होती हैं। एसेट अलग अलग टाइप्स में डिवाइड हैं, करेंगे आराम से बाद में। पहले मेन एसेट का मतलब समझ लेते हैं। देखो, मेरे पास बिजनेस है, मैंने बिल्डिंग ली। वो बिल्डिंग मेरे लिए क्या है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता बिल्डिंग 1 लाख की है, 2 लाख की है, 3 लाख की है, वो तो कैपिटल में आ गया पैसा। पर वो बिल्डिंग मेरे लिए क्या है, एसेट है। क्यों? आने वाले टाइम में यही बिल्डिंग मेरे को क्या करेगी, पैसा कमा कर देगी। मेरा जो फर्नीचर है वो सारी मेरी क्या है, एसेट है। रॉ मटेरियल मेरी एसेट है नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो लंबे समय तक मेरे साथ नहीं रहने वाला है। ठीक है, रॉ मटेरियल से आज प्रोडक्ट बनाया, कल सेल कर दिया। बिल्डिंग एसेट हो गई, मशीन एसेट हो गई, मेरे पास कोई स्टूल पड़े हैं कंपनी में बहुत सारे, वो मेरी एसेट हो गई। और क्या चीज़ें एसेट हो सकती हैं? रॉ मटेरियल आ सकता है, पर लेकिन अगर कोई, जैसे मान के चलो मेरी कार मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है, कार मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है, मेरे पास बहुत सारा लोहा पड़ा है, आयरन पड़ा है, वो आयरन मेरे लिए एसेट है। क्यों? वो लोहा आने वाले टाइम में जब उस लोहे की मैं कार बना दूंगा तो वो मेरे को पैसा कमा के देगा। एसेट का सिंपल सा इतना सा मीनिंग है, जो आने वाले टाइम में मुझे पैसे कमा के देगी जो चीज़, वो मेरे लिए एसेट है मेरी।
नेक्स्ट आता है मेरे पास लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसमें लाइबिलिटी को अगर मैं अलग करूं, सबसे पहले वर्ड आता है लाइबल। लाइबल का मतलब जो बंदा जिम्मेवार है किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए। अब लाइबिलिटी का मेन मतलब क्या होता है? जो मैंने अभी पे करना है। मान के चलो मैंने मार्केट से 1 लाख रुपया उठाया, 2 लाख रुपया उठाया, वो 2 लाख रुपये अब मेरे को देने हैं, वो मेरी लाइबिलिटी है। 2 लाख रुपया मेरे को मार्केट का देना है, 1 लाख रुपये मेरे को इन्वेस्टर को देने हैं, 3 लाख का मैंने बैंक से लोन ले लिया, 4-5 लाख रुपया मैंने और किसी से उठा लिया। तो ये बहुत सारी टर्म्स हैं जहाँ जहाँ से मैंने पैसा उठाया हुआ है और वो पैसा मैंने पे करना है। अब मैं अलग अलग जगह के नाम तो सिर्फ बैलेंस शीट में लिख सकता हूँ। अब मैं उस सारी चीज़ों को अगर एक नाम दूँ तो उसका नाम पड़ता है लाइबिलिटी। अब अच्छा, अगर मैंने बिजनेस ओपन किया, मेरे से पूछते हैं कि आपने मार्केट में कितना पैसा देना है, आपने मार्केट में कितना पैसा देना है, तो मैं अब किसी बंदे को ये थोड़ी बताऊंगा 1 लाख रुपया मैंने इस बंदे का देना है, 1 लाख रुपये मैंने फलाने बंदे का देना है, 1 लाख रुपया मैंने किसी कंपनी का देना है, 2 लाख रुपये मैंने बैंक के देने हैं, 3 लाख रुपया मैंने लोन का देना है। अब मैं उसे ऐसे थोड़ी बताऊंगा कि इतना इतना देना है। मैं एक कॉमन वर्ड का यूज़ करूंगा कि मैंने मार्केट में टोटल 4 लाख रुपए देने हैं, यानी कि मेरी लाइबिलिटी कितने की है? 4 लाख की। उस 4 लाख रुपए में सारा आ गया, चाहे मैंने बैंक का देना है, चाहे मैंने किसी बंदे का देना है, चाहे मैंने किसी इंडस्ट्री का देना है, उन सबको मिलाकर जो एक कॉमन वर्ड मैंने यूज़ किया वो क्या है? लाइबिलिटी। ठीक है। एक चीज़ और, हर कॉमर्स के बंदे को गुडविल का मतलब पता होना चाहिए। गुडविल क्या होती है? अब अच्छा चलो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेऊंगा, ना मैं किसी चीज़ का नाम लूँगा। अगर हमने कहीं ट्यूशन ही रखनी है, ठीक है, ट्यूशन ही रखनी है किसी भी जगह पर, मान के चलो दिल्ली में ट्यूशन रखनी है, सबसे पहले क्या रहेगा? दिल्ली में सबसे फेमस इंस्टीट्यूट कौन सा है? जो सबसे फेमस इंस्टीट्यूट होएगा, ज़्यादातर लोग वहाँ पर अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि उस इंस्टीट्यूट ने अपनी क्या बना ली है? एक मार्केट बना ली है। उस इंस्टीट्यूट का नाम ही काफ़ी है किसी बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो जो उसके नाम की इमेज मार्केट में बनी हुई है ना, जो इमेज बनी हुई है, उस इमेज को मैं क्या बोलूँगा? गुडविल बोलूँगा। वो उसकी एक रेपुटेशन बन गई है मार्केट में कि बंदा अगर उसका नाम सुन लेगा तो जाएगा ही जाएगा वहाँ पर। तो वो उसके लिए लाइफ टाइम की अचीवमेंट हो गई गुडविल, कि उसकी एक मार्केट में रेपुटेशन बन गई है। उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल बनते हैं, गुडविल बोलते हैं। हमारे पास 4 चीज़ें आ गई, एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी और गुडविल। 1-2 चीज़ें और बताता हूँ। हमारे पास एक टर्म आती है जिसका नाम होता है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स का मतलब आप स्केचिंग करना या कलर भरना, ड्राइंग ये वाली ड्राइंग नहीं होती। ये तो हम छोटे होते होते बच्चों ने पढ़ा है 10वीं तक। ड्राइंग्स का मतलब यही होता है, कलर करना, स्केच करना। अब इस वाली ड्राइंग्स का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, अब किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ से हमें सैलरी मिलती है 20,000 की, 25,000 की। हम अपने मैनेजर को कहते हैं सर हमें 5,000 रुपये ना एडवांस दे दो पर्सनल खर्चे के लिए, वो मिल जाते हैं। वो तो एक एम्प्लॉय की बात हो गई। अब एम्प्लॉय को 2 मिनट साइड में रख के ना हम मेन बात करते हैं ओनर की। 3 बंदे हैं, 3 बंदों का नाम लिख रहा हूँ, ए, बी और सी। इन तीनों ने पार्टनरशिप में एक बिजनेस ओपन किया। कुछ भी ले लो, ABC लिमिटेड नाम की एक कंपनी ओपन करी। इसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है 5 लाख इसने लगाए, 5 लाख इसने लगाए और 5 लाख इसने लगाए। टोटल इन्होंने 15 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी। और ये 15 लाख मेरा क्या है? ये मेरी कैपिटल है। क्यों? बिजनेस शुरू करने में मैंने ये खर्चा किया है। अब ए के घर पे ना कोई मैरिज होएगी, उसको एकदम से पैसे की ज़रूरत पड़गी, तो ए ने क्या बोला, इन 15 लाख रुपए में से मेरे को 4 लाख रुपए आप दे दो।
4 लाख रुपए दे दो। तो ए ने अपने पर्सनल खर्चे के लिए, क्योंकि ए के परिवार में शादी है, बी और सी के परिवार में थोड़ी है, या फर्म की शादी थोड़ी है। फर्म की शादी कैसे हो सकती है ना? तो वो फर्म का खर्चा तो होएगा नहीं, जाहिर सी बात है। वो किसका खर्चा है? ए का पर्सनल खर्चा है। जब कोई पार्टनर या कोई ओनर अपने पर्सनल खर्चे के लिए कंपनी के पैसों में से पैसे लेता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ? ड्रॉइंग्स। जब पर्सनल खर्चे के लिए विड्रॉ किया जाता है कैश, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? ड्रॉइंग्स बोलूँगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? देखो, अब हमने क्या पढ़ लिया? अकाउंट्स का मीनिंग पढ़ लिया। अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग आती है, क्लासीफाइंग आती है, समराइजिंग आती है। हमने एसेट पढ़ लिया क्या होता है, कैपिटल पढ़ ली क्या होती है, लाइबिलिटी हो गई, गुडविल हो गई, ड्राइंग्स हो गई। ये 5 चीज़ें 6 चीज़ें हमने पढ़ ली। आई होप आपको ये अब तक वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अब आगे एक चीज़ की और बात करते हैं, ठीक है? हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं। आप कहीं पर ट्यूशन पढ़ने जाओगे, ट्यूशन का आजकल क्या है, फ़ीस क्या लेते हैं? एडवांस लेते हैं। उन्होंने फ़ीस एडवांस मांग ली, आपने 2 दिन जाके पढ़े हो, 2 दिन में उन्होंने 1000-1500 रुपये निकाल 1000-1500 रुपये निकलवा लिया आपसे। तो आपने तो अभी पूरे महीने की सर्विस भी नहीं ली, पर लेकिन आपने शुरू में ही उसे पैसा दे दिया। तो उस एडवांस को हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड बोलते हैं। वो आपकी तरफ से एक प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है? और अगर मेरे को कोई एडवांस फीस दे रहा है, तो वो जो बंदा मेरे को फीस दे रहा है उसके लिए प्रीपेड एक्सपेंस हो गया और मेरे लिए प्रीपेड इनकम हो गई। प्रीपेड का मतलब एडवांस। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, सर आप पढ़ा दो, फीस हम दे देंगे दे देंगे दे देंगे, लारेबाजी बहुत करते हैं, ठीक है? तो ऐसे में ना हमारा भी पढ़ने का या पढ़ाने का मन नहीं करता। क्यों? आप खुद समझदार हो। अगर मान के चलो आपसे कोई बंदा कह रहा है कि भाई तू काम कर दे, आपने कहीं पे 8-9 घंटे काम कर दिया, आपने अपनी जॉब बहुत अच्छे से की, पर लेकिन उस दिन आपको उसने क्या, सर्विस के पैसे नहीं दिए। आपको उस बंदे ने बोल दिया कि मैं तुझे कल दे दूंगा। कल तो आपने काम पे जाना ही नहीं है, क्योंकि आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आपने दोबारा वहाँ पे नहीं जाना, आपने कहीं और ज्वाइन करनी है। वो कह रहे कल दूंगा, परसों दूंगा, 3 दिन बाद दूंगा, 4 दिन बाद दूंगा। तो ऐसे क्या रहेगा? आपका काम करने का मन नहीं करेगा। फिर भी चलो ये तो बहुत कॉमन बात होगी, इसे थोड़ा साइड करते हैं। प्रीपेड मैंने आपको समझाया, अब हम बढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग तौर पे। कई बार ऐसे होते हैं बच्चों की कुछ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो पाती, कोई भी फाइनेंशियल इशू चल रहा है, बच्चे बोल देते हैं कि सर आपको हम फीस महीने के एंड में देंगे। हम बोल देते हैं कोई बात नहीं, बच्चा है, दे देगा, आज दे देगा, कल दे देगा, पैसे का क्या है, पैसा तो आना जाना है। हमें तो मेन अपनी इमेज बनानी है, हमने मेन अपनी गुडविल बनानी है, हम अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करेंगे। तो उसने मेरे को बोला सर मैं आपको फ़ीस 1 महीने बाद दूंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने 1 महीना मेरे से सर्विस ले ली, उसके बाद मुझे फ़ीस दी। वो मेरे पास क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। वो मेरी कौन सी इनकम हो गई? आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई। और वो उस बंदे का क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हो गया। तो यहाँ से हमने 2 नई टर्म और सीख ली। कौन सी टर्म? प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग। क्या होता है? ये 2 नई टर्म हमारे पास आई हैं। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में। अब नेक्स्ट टर्म आती है मेरे पास, एक होता है क्रेडिटर और एक होता है डेटर। मान के चलो मैं किसी कंपनी का ओनर हूँ, मैंने किसी से उधार लिया है। जब मैंने किसी से उधार लिया है ना, तो उधार लेना यानी कि क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। और वो बंदा मेरे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर, जिसका पैसा मैंने अभी देना है। तो क्रेडिटर कौन हो गया? जिससे मैंने उधार लिया है, वो बंदा क्रेडिटर हो गया। और जिस बंदे को मैं उधार पर सामान बेचूंगा, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? डेटर्स हो जाएगा। 2 नई टर्म यहां से क्या निकली हैं? क्रेडिटर एंड डेटर्स। तो अभी मैंने आपको बताया क्रेडिटर कौन होएगा? जिस बंदे से मैंने उधार लिया है, और डेटर कौन होएगा? जिस बंदे को मैंने उधार दिया है।
तो चलो आपके लिए एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जितना उधार मैंने मार्केट में चुकाना है। तो क्रेडिटर और डेटर, क्रेडिटर और डेटर में से लाइबिलिटी कौन सी हुई? क्रेडिटर वो बंदा होता है जिससे मैं उधार पर लेता हूँ, और डेटर वो बंदा है जिसे मैं उधार पर देता हूँ। तो इन दोनों में से लाइबिलिटी कौन सी हुई? अगर आपको इसका आंसर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्रेडिटर है या डेटर है जो हमारी लाइबिलिटी है। 2 मिनट का टाइम है। तो फिर कैसा रहा, आपको पता लगा क्रेडिटर और डेटर्स में कौन सी लाइबिलिटी है हमारे पास? ये क्रेडिटर है और ये डेटर है। देखो, क्रेडिटर का मतलब मैंने क्या बोला, जिससे मैंने उधार पर लिया है सामान, अब मैंने उसके पैसे देने हैं, जिसका पैसा देना है वो मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। और जिससे आने वाले टाइम में मुझे पैसे मिलेंगे, मेरे को पैसा मिलना है, अभी डेटर्स देगा मुझे पैसा। इस बंदे ने मेरे से उधार पर खरीदा है, मैं ऐसे कैसे अपना पैसा इस पर छोड़ दूंगा? तो मैं तो पैसा लूंगा, ये मेरे को इन फ्यूचर में पेमेंट करेगा। तो डेटर्स मेरे पास क्या हो गए? एसेट हो गए। डेटर मेरी क्या हो गई? एसेट हो गई। अब मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत आपको एसेट का मतलब समझ में आ रहा होगा, है ना? चलो फिर एसेट में ही मैं आपको थोड़ा सा और करवाता हूं। देखो, एसेट मेरे पास क्या है? एक होती है फिक्स्ड एसेट, एक होती है मेरे पास टेंजिबल एसेट, एक होती है मेरे पास इनटेंजिबल एसेट, और दो और आती है मेरे पास। एक आती है मेरे पास नॉन करेंट एसेट और एक आती है करेंट एसेट। हो, ये क्या हो गया? अब तो तुम डर गए होगे, है ना? ये भाई एक टर्म के अंदर 5 कंसेप्ट कहाँ से आ गए, 5 एसेट कहाँ से आ गई? बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत आसान है, थोड़ा सा बस ध्यान से समझना, बहुत इजी है। देखो, मैंने अभी आपको बताया, आपने बिजनेस ओपन किया, बिजनेस ओपन करने के बाद आपने एक बिल्डिंग परचेज करी जहां पर आप अपना यूनिट लगाओगे, जहां पर बिजनेस चलाओगे। अच्छा एक बात बताना, आपने आज बिजनेस ओपन किया, आज बिल्डिंग ली, कल कोई दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर लोगे? 4 महीने बाद कर लोगे? 5 महीने बाद? 6 महीने बाद? नहीं होती इतनी जल्दी। अगर हम कहीं किसी बिल्डिंग में अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो जल्दी से दूसरी बिल्डिंग पर हम शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर मिनिमम हम बात करें 1.5, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तो हमें कहीं ना कहीं एक बिल्डिंग में निकालना पड़ता है। वो बिल्डिंग मेरी चेंज नहीं हो सकती। तो वो बिल्डिंग क्या है? फिक्स है, वो चेंज नहीं होएगी। तो बिल्डिंग हो गई, मशीनरी होगी। अच्छा एक मशीन आप लाए हो नवी, ठीक है, फॉल्ट आ गया, कुछ गड़बड़ी होगी, वो एक चीज़ अलग है, वो रिप्लेस करके देंगे, ठीक है। पर लेकिन अगर आपकी मशीन परफेक्ट है तो आप क्यों ही उस मशीन को बार बार चेंज करोगे? नहीं करोगे ना। तो मशीन भी कम से कम 4, 5 साल, 6 साल, 10 साल, जब तक भी उसकी लाइफ है, जब तक वो स्क्रैप नहीं होती, तब तक मशीन आपके पास रहने वाली है। तो वो मशीन भी आपकी क्या है? एक फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। आपको फिक्स्ड एसेट का मतलब क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आती है टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। टेंजिबल में हमारी सारी आ जाएंगी, फिक्स्ड एसेट आ जाएंगी और करंट एसेट आ जाएंगी, जो मतलब हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई। इनटेंजिबल में कौन सी आती है? इनटेंजिबल में एक एग्जांपल देता हूं, जैसे गुडविल का। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसको ना हम देख सकते ना टच कर सकते, ओनली वी कैन फील इट। हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं कि वो इंटेंजिबल एसेट है हमारे लिए, जैसे गुडविल। अब गुडविल क्या है? किसी कंपनी की रेपुटेशन है, वो सिर्फ हमें पता है, हमारे दिमाग में है कि हाँ वो कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, उसकी एक रेपुटेशन हमारे माइंड में बैठी हुई है। पर लेकिन हम उसकी रेपुटेशन को ना टच कर सकते ना हम उसकी रेपुटेशन को देख सकते। तो वो गुडविल ना हमें नज़र आएगी ना हम टच कर सकते। तो गुडविल मेरे लिए क्या है? इंटेंजिबल एसेट है।
अच्छा, करंट और नॉन करंट का क्या मतलब होता है? करंट का मतलब होता है ऐसी एसेट जो मेरे को 1 साल के अंदर अंदर कैश में पैसा देगी ही देगी, ऐसी एसेट जिसको मैं 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और नॉन करेंट कौन सी होएगी? जिसको मैं 1 साल के अंदर पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकता। बिल्डिंग हो गई, इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, लंबे समय के लिए मैंने पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, तो उसका रिजल्ट मेरे को 1 साल बाद 2 साल बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी ना, वो मेरी क्या चली गई? नॉन करेंट में चली गई। करेंट क्या हो गई? मैंने आज 1 लाख रुपए का माल डलवा लिया अपनी कंपनी में, मैं उस माल को बनाऊंगा और उसे अगले दिन क्या करूंगा? बेचूंगा, अगले दिन बेचूंगा, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल के अंदर अंदर उस माल को बेचूंगा ना मैं, तो वो मेरी क्या है? करंट एसेट है। करंट एसेट विद इन 1 ईयर मेरे को कैश में कन्वर्ट करनी पड़ती है, पड़ती नहीं है, वो मेरे को 1 साल के अंदर अंदर पैसा देती है, वो मेरी करंट एसेट है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। देखते हैं अगला कंसेप्ट हमारे पास क्या आता है। नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक चीज़ आती है जिसका नाम क्या होता है? बैड डेब्ट्स। अगर ये सारी चीज़ें आप इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझ लोगे ना, तो आपको आने वाले चैप्टर्स में दिक्कत नहीं होने वाली है। सही कह रहा हूँ, अकाउंट्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आएगा अकाउंट्स करने में। ठीक है, अभी तो जस्ट हमारी शुरुआत है, देखो, और जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना, साथ साथ इसका एक नोट्स का फॉर्मेट बना लो, अपने रजिस्टर में साथ साथ नोट्स बनाए रखो, ताकि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। वैसे तो वीडियो आपको अवेलेबल मिल ही जाएगी, ठीक है, आप कभी भी देख सकते हो। देखो, बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? बैड डेब्ट्स हमारे पास होते हैं, हमने किसी को उधार पर माल बेच दिया, आने वाले टाइम में वो कंपनी बंद हो गई, उसका दिवालिया निकल गया। दिवालिया निकल जाना हिंदी वर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। कि वो अब मेरे को जरा सा भी पैसा नहीं दे सकता, ठीक है, उसके पास एक चवन्नी तक नहीं बची है कि वो मेरा पैसा वापसी चुका सके, तो उसका मतलब क्या होता है? बैड डेब्ट्स। अब वो पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स डिक्लेयर हो गया। आने वाले समय में इन फ्यूचर 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद वो बंदा मेरे को कहने लगे कि सर मेरे पास तो अमाउंट आ गया है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी इम्प्रूव हो चुकी है, मैं आपका जो पैसा डूबा था मैं आपको वो वापसी कर देता हूँ, तो वो मेरे क्या हो जाएंगे? बैड डेब्ट्स रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया चीज़ है, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है? प्रोविज़न एंड रिजर्व। अच्छा चलो एक चीज़ पूछते हैं आपसे। देखो, हमने एक बिज़नेस ओपन किया, ज़रूरी नहीं है हर बार बिज़नेस में हमें प्रॉफिट ही होएगा, लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस हो गया, मैंने 100 एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, तो मैं उन 100 एम्प्लॉयज़ को ये थोड़ी बोलूँगा कि भाई मैंने तो क्या कहते हैं पैसा लगाया था, मेरे को नुकसान हो गया, मैं आपको सैलरीज नहीं दे सकता। मेरी कंपनी में कौन काम करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो मेरे को अपना प्रॉफिट और लॉस का सोच के एक रिज़र्व मेंटेन करना चाहिए। जो रिज़र्व मैं मेंटेन करूँगा, आने वाले समय में, आने वाले टाइम में अगर मुझे लॉस हो जाता है, तो उस रिज़र्व में से मैं पैसे निकाल कर अपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकता हूँ। अगर मैंने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, रेंट दे सकता हूँ, बिजली का खर्चा दे सकता हूँ, मतलब जो नेसेसिटीज़ हैं वो मैं पे कर सकता हूँ। और रिज़र्व मैं बचाऊँगा कैसे? जो मेरे को प्रॉफिट होएगा उसका कुछ हिस्सा मैंने निकाल के अपना रिज़र्व में रख लिया। ये तो होते हैं रिज़र्व किस लिए मेंटेन किए जाते हैं? जो हमें पहले से ही नहीं पता होते, जो चीज़ें हमें पहले से पता नहीं होती कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, उसके लिए रिज़र्व मेंटेन किए जाते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। और जिसका हमें पहले से ही अंदाज़ा होता है, अनुमान होता है कि आने वाले टाइम में हमारे को ये लॉस होने वाला है और रिकवर करना पड़ेगा, उसके लिए मैं जो मेंटेन करता हूँ अपने प्रॉफिट में से जो हिस्सा बचा के रखता हूँ, उसको मैं क्या बोलूँगा?
प्रोविज़न बोलूँगा। वो प्रोविज़न किस लिए मेंटेन किए जाते हैं? प्रोविज़न और रिज़र्व है सेम चीज़ कि प्रॉफिट के हिस्से में से कुछ पार्ट निकाल के रख देना पैसों का, पर लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस ये आता है, प्रोविज़न उस चीज़ के लिए मेंटेन किया जाता है जो मेरे को पहले से पता है आने वाले समय में क्या होने वाला है, और रिज़र्व उस चीज़ के लिए मेंटेन किया जाता है जो मेरे को पहले से नहीं पता होता कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे बेसिक कंसेप्ट थे, और भी बहुत आगे थोड़ा सा डिटेल में लाएंगे वीडियो, पर लेकिन मैंने वीडियो थोड़ी इस तरीके से बनाई है कि आपको बोरिंग ना लगे। आई होप आपको अच्छी लगेगी, और ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।